स्टील सिंड्रोम इन हेमोडायलिसिस सिम्टम। स्टील सिंड्रोम की हेमोडायलिसिस में सिम्टम पेन एंड कोल्डनेस ऑफ स्किन, दर्द और चमड़े का सर्द होना स्टील सिंड्रोम की सिम्टम्स में आता है इन हेमोडायलिसिस। Child has urine incontinence 2 days ago with increased WBC in urine. What is the case? बच्चा था, उसे इनकंटिन्यूस यूरिन था और 2 दिनों से और उसकी WBC भी ज़्यादा हो गई थी यूरिन में, तो क्या डायग्नोसिस होगी, ये केस क्या होगा? तो ये भाई क्लियर कट यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। Recurrent urinary tract infection, what advice to give? Drink 2 to 3 liter of water. एक पेशेंट था, उसे पिछले हफ्ते यूटीआई हो गया था, कवर हो गया, फिर उसे हो गया, तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? हम उसे कहेंगे भाई आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप 2 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पिया करें। बट दिस इज़ फॉर ऑफिशियल पर्सन। जो बंदे ऑफिस में एसी के नीचे काम करते हैं, ये मिकदार उनके लिए है, ठीक है। जो बंदे साइट पे जो लेबर्स काम करते हैं गर्मी में, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए आप तादाद को, लीटर्स को बहुत बढ़ाएंगे ऊपर। द डायलिसिस सोल्यूशन इज वार्म्ड बिफोर यूज टू ओरिनेंटल डायलिसिस प्राइमरी 2। इसको वार्म क्यों करते हैं, ठीक है? तो इसलिए वार्म करते हैं ताकि ये यूरिया को सीरम से निकाल सके, ठीक है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम यूरिन कलर, तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम अगर हो जाए, देखें नेफ्रेटिक सिंड्रोम जहाँ पे नेफ्रॉन आ जाता है तो आप समझ जाएं कि ये किडनी का मसला है। नेफ्रॉन, किडनी में लाखों के तादाद में नेफ्रॉन मौजूद हैं। नेफ्रॉन के फिर कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और बाउमन कैप्सूल और इस तरह के कुछ और है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई वो आ जाए, सिंड्रोम हो जाए, तो भाई वहाँ से फिर ब्लड जो है वो यूरिन में आता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन का कलर क्या होगा? ब्राइट रेड होगा। Which part is contraindicated for anemia? Which patient is contraindicated for anemia? तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनेमा में कौन सा पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो भाई जिसको गुर्दों के मसले हो, जिनका रीनल फेलियर हो, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एनीमिया के लिए। अच्छा, ये देखें यहाँ पे है, ये कल बहुत से बंदों ने क्वेश्चन किया था। तो ये CPP, यानी कि हम CPP को कैसे काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये इस पर मैं आगे MCQs आपको बता दूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ये है द नर्स इज असेसिंग पेशेंट आफ्टर क्रेनाटोमी। द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 180/65, ICP is 25, ICP is intracranial pressure. What is the patient cerebral perfusion pressure? CPP क्या होगा इस पेशेंट का? अगर इसका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर 25 होगा और इसका जो ब्लड प्रेशर है वो 180/65 होगा, तो भाई यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे है जो CPP है वो बराबर है इज इक्वल टू MAP माइनस ICP। तो भाई ICP तो सबको है, पता है कि इस क्वेश्चन में ICP कितना है? 25 है, ठीक है। इसके बाद जो है MAP जो है वो मेन आर्टरी प्रेशर को कहते हैं, MAP। और MAP यहाँ पे है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय 3। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ 180 है, ठीक है। जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 65 है, और इसके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया और डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास MAP कितना आ गया? 103। जब हमारे पास MAP 103 आ गया और ICP का हमें पता है कि ये कितना है, ICP हमारे पास 25 है, तो इसका फार्मूला है CPP इज इक्वल टू MAP माइनस ICP।
तो MAP माइनस ICP 103 माइनस 25 इज इक्वल टू 78, ठीक है। Which one of the following sign and symptom are associated with increased intracranial pressure? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं? तो ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन जो है ये साइन और सिम्टम है उसके ICP के। व्हाट इज़ द साइन ऑफ ICP? तो ये एक और साइन है इसकी, रेस्टलेसनेस, बेआरामी, ठीक है। ICP की ये भी एक साइन है, रेस्टलेसनेस। Which of the following religion is prohibited the blood transfusion? तो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कौन सा मज़हब जो है वो मना करता है? तो वो है जियो। During blood transfusion the patient suffering from low back pain and chill, तो what should the nurse do? अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक पेशेंट है जिसे लो बैक पेन है और उसे चिल्स हैं, तो नर्स क्या करेगी? वो करेगी भाई स्लो द इन्फ्यूजन रेट, इन्फ्यूजन के जो रेट है उसे स्लो डाउन करेगी। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज हैविंग एलर्जिक रिएक्शन फेब्राइल फ्लश, व्हाट द फर्स्ट नर्स? देखें फेब्राइल जो है वो है एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गए मेरे पेशेंट को, तो यहाँ पे स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। Patient with ongoing blood transfusion and the nurse observed that the patient has difficulty to breathing and shivering. What the nurse priority? Difficulty in breathing आ गई, shivering आ गई, फिर भी आप खून को रोकोगे, खून चलने नहीं दोगे, blood stop the blood immediately. During a patient blood transfusion, which of the following are associated with allergic reaction? अच्छा, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान में से कौन सा है जो एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट करता है? तो एचिंग एंड एस्थमेटिक वीजिंग, ठीक है। एचिंग जो है वो अगर ब्लड में आ गया तो भाई आपको ब्लड रोकना पड़ेगा। पेशेंट विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट टू हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, द नर्स स्टॉप द इन्फ्यूजन, व्हाट शुड द? पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, नर्स ने वो स्टॉप कर दिया, अब नर्स आगे क्या करेगी? तो भाई नर्स जो है वो स्टार्ट द नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन को स्टार्ट कर देगी। पेशेंट विद ब्लड टाइप AB नेगेटिव फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट आर द कंपेटेबल ब्लड ग्रुप फॉर दिस? भाई आप देखें AB नेगेटिव को आप AB नेगेटिव ही लगाओगे, ठीक है। बाकी जो है वो क्रॉस हो सकते हैं लेकिन उस पर भी अभी बैन है, नहीं लगाएंगे, लेकिन AB नेगेटिव जो है ये क्रॉस नहीं होगा किसी के साथ भी। A 45-year-old with severe upper GI bleeding, देखें GI bleeding हो रही हो, severe bleeding हो रही है GI में, तो कौन सा IV लाइन आप प्रेफर करोगे? तो भाई जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो आप बड़ा IV लाइन लगाओगे 16 गेज। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, द डॉक्टर ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द नर्स assess the patient after 15 minutes, the nurse feel freezing and tight breathing, what the nurse do first? यहाँ पे ऐसा है कि पेशेंट का जो है ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा कैसे ब्लड लगाएं, लेकिन 15 मिनट बाद मरीज जब देखा तो उसको टाइट ब्रीथिंग थी, फील फ्रीजिंग एंड टाइट ब्रीथिंग, ठीक है। तो अभी नर्स क्या करेगी? तो भाई नर्स क्या करेगी? नर्स जो है इन्फ्यूजन को रोकेगी, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करेगी और नोटिफाई द डॉक्टर। How much of blood volume for a patient has 10% blood loss and his weight is 50 kg? तो भाई यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, ये ऐसा होता है कि ट्रांसफ्यूजन इज इक्वल टू किड्स के लिए, बच्चों के लिए जो है वो 70 kg है, ठीक है, सॉरी बच्चों के लिए 80 है और एडल्ट्स के लिए 70 kg है, ठीक है। इसका वज़न कितना है मरीज़ का? 50 kg मल्टीप्लाई बाय बच्चा है 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 400, ठीक है। 50 इसका वज़न है, अभी बच्चा है तो इसका 80 इज मल्टीप्लाई बाय 80, ये फिक्स्ड है, ये 80 और 70 फिक्स्ड है। बड़ों के लिए 80 और बड़ों के लिए 70 और बच्चों के लिए 80 आएगा, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 400। अगर बड़ा होता तो 50 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 10% लूज हुआ है ना ब्लड, डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू जो आता वही आप लिखते थे।
5-year-old boy experienced an accident. A stranger take him to hospital. After stabilization, he need blood transfusion. From whom you should take the consent? देखिए, एक बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे स्ट्रेंजर हॉस्पिटल लेके चला गया, वो स्टेबल हो गया। देखिए यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट स्टेबल हो गया। जब पेशेंट स्टेबल हो गया तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी, तो अभी आप कंसेंट किससे साइन करोगे? भाई बच्चा स्टेबल है, पेशेंट के पेरेंट का वेट करोगे, ठीक है। ये है एबीजीज। एबीजीज मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज फिर समझा देता हूँ। नॉर्मल जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान होता है। PaCO2 जो है वो 35 से 45 mmHg होता है, ठीक है। HCO3 जो है वो 22 से 26 होता है। इन रेंजेस के बीच में जब भी क्वेश्चन में पूछा गया और इन रेंजेस के बीच में गया तो आप नॉर्मल कंसिडर करोगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच डाउन हो जाता है और HCO3 नॉर्मल रहता है और PaCO2 जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब पीएच डाउन हो, PaCO2 इंक्रीज हो और HCO3 नॉर्मल हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होगा? देखिए, एसिडोसिस एल्कलोसिस जो एक दूसरे के वो है, उलट है। एल्कलोसिस तब होगा जब पीएच ऊपर जाएगा और PaCO2 जो नीचे आएगा और HCO3 नॉर्मल रहेगा। ये दोनों अगर एक आपको याद आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच नीचे आता है, HCO3 भी नीचे आता है, PaCO2 नॉर्मल रहता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है? पीएच भी ऊपर जाता है, HCO3 भी ऊपर जाता है, इंक्रीज होता है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया ये, ठीक है।